तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग भगत सिंह के विषय में बात करने वाले हैं। भगत सिंह का विषय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के युवाओं के लिए। आज के 8 से लेकर 12 तक में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, भगत सिंह नाम से ही एक जोश आ जाता है हमारे शरीर में। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 को एक गांव बंगा नामक गांव में होता है, जो अभी लाहौर के लाइला ज़िला में आता है। और ये जन्म से ही क्रांतिकारी परिवार में पले बड़े थे। इनके पिताजी एक पेशे से किसान थे जिनका नाम सरदार किशन सिंह था और माँ का नाम विद्यावती कौर था। और इनके चाचा जो थे वो बहुत अच्छे क्रांतिकारी थे। भगत सिंह उनसे प्रेरित होकर के उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रांतिकारियों का रास्ता चुना। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जिससे भगत सिंह लगातार क्या कर रहे थे, लगातार क्रांतिकारियों की दुनिया में घुसते जा रहे थे। सबसे पहली घटना होती है जलियांवाला बाग का, जब उनकी उम्र 12 वर्ष की थी। भगत सिंह की उम्र 12 वर्ष की थी और वो अपने स्कूल से 12 से 15 मील पैदल चल करके उस एरिया में चल गए थे। जलियांवाला बाग के उस क्षेत्र में गए थे जहाँ पर लोगों का नरसंहार हुआ था, जहाँ पर लोगों को मारा गया था। और वहाँ जाकर वो फूट फूट कर रोए थे। ये प्रभाव को देख करके उन्होंने तभी तय कर लिया था कि मैं देश के इन कानून को ख़त्म कर दूंगा जो अंग्रेजी सरकार उठा रही है। इसके बाद जब वे बड़े हुए तो उन्होंने क्या किया, अपनी पढ़ाई का त्याग करके क्रांतिकारियों की आग में खुद को शामिल कर लिया, क्रांतिकारियों की सेना में खुद को शामिल कर लिया। और उसके तहत उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम था भारतीय युवा सभा। भारतीय युवा सभा में जैसे ही वो आए, उन्होंने क्या किया, लगातार ऐसी कई योजनाएं बनाई जिससे अंग्रेजी सरकार की कमर तोड़ दी। और वे लगातार कुछ ऐसे छोटे छोटे काम करते रहते थे जो अंग्रेजी सरकार को क्या करते थे, परेशान करते रहते थे। अब इस तरह से उन्होंने क्या किया, अपने बड़े कदमों को आगे बढ़ाते हुए वे मिल गए गदर दल के साथ, जो थे चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी में आने के बाद उन्होंने अपनी जो सभा थी उसे सीधे चंद्रशेखर आज़ाद की सभा के साथ मिला दिया। चंद्रशेखर आज़ाद की सभा का नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी या रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस पार्टी के तहत उन्होंने जैसे ही मिलाया अपनी पार्टी को, भारतीय युवा सभा को, ये बहुत ही विशाल सभा बन गई, बहुत ही युवा पार्टी बन गई। और इन दोनों पार्टियों ने मिलकर के पूरे अंग्रेजों की नींद हराम कर दी। और उन्होंने क्या किया, लाला लाजपत राय के साथ मिलकर के साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन किया, जहां लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और वहीं से भगत सिंह के अंदर और ज़्यादा गुस्सा बढ़ जाता है। इससे पहले एक और घटना हुई थी, जिस घटना में काकोरी कांड जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और उनके 4 साथियों को फांसी पे लटका दिया गया था। इस बात का प्रभाव जो था वो बहुत ज़्यादा खल रहा था भगत सिंह के अंदर। और भगत सिंह इसके बदले के आग में झुलस रहे थे। वो खोज रहे थे कि कब इनसे मैं बदला लूँगा अंग्रेजी सरकार से। और जब लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है तो भगत सिंह, राजगुरु और जयपाल जो थे, इन तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई, जहाँ पर ये योजना के तहत उन्हें स्कॉट नामक एक सुप्रिटेंडेंट को मारना था। लेकिन गलती से जयगोपाल जो थे, उन्होंने क्या किया कि वो स्कॉट को पहचान नहीं पाए और उन्होंने जेपी सेंडर्स को गोली मरवा दिया राजगुरु के द्वारा। वे क्या कर रहे थे, एक साइकिल को ठीक करने का एक्टिंग कर रहे थे। और उन्होंने इशारे में क्या किया, लगभग 4:15 बजे का समय हो रहा था। ये डेट था 17 दिसंबर 1928 को 4:15 का समय हो रहा था, जहाँ पर जयगोपाल साइकिल ठीक करने के बहाने में उन्होंने इशारा किया किसे, राजगुरु को। और उसी समय भगत सिंह जो थे एक दीवार के पीछे छुपे हुए थे। वो दीवार स्कूल का दीवार था और वहाँ पे छुपे हुए थे। और उसी समय राजगुरु को इशारा मिलते ही उसने क्या किया, सीधे जेपी सेंडरसन को सिर पे गोली मारी। भगत सिंह तुरंत दौड़े आए और उन्होंने उसी जेपी सेंडरसन पर 3-4 गोलियां और दाग दी जब तक वो मरा नहीं। इसको देख करके एक सरदार सिपाही जो था वो भगत सिंह के पीछे दौड़ा और भगत सिंह ने उसे वहीं रोकते हुए कहा कि पीछा मत करो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम भी एक भारतीय हो। इस बात को सुनते ही सरदार वापस लौट गया। भगत सिंह की इस घटना के कारण पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में, पूरे अंग्रेजी बोल सकते हैं तालुका में इनकी चर्चा होने लगी कि एक नया क्रांतिकारी पैदा हो गया है जो क्या कर रहा है, जो अंग्रेजों को इस बार समझा नहीं रहा है, मार रहा है, ठोक रहा है। आज की युवा जो है वो बहुत इनकी विचारधाराओं से नहीं अवगत है, तो आपको अवगत होना होगा। भगत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे। इसके बाद क्या होता है कि कुछ दिनों बाद लगभग 26 अगस्त 1930 को, ठीक है, इन पर बहुत सारे धाराएं लगा दी जाती है। ये धाराएं क्यों लगती है ये भी बता देता हूँ। देखिए 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह पर एक
बहुत बड़ा केस चलता है। ये केस क्या था, भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1930 को, ठीक है, दिल्ली के नेशनल असेंबली में बम विस्फोट करके अंग्रेजों के कानों में आवाज़ पहुंचाई थी कि भारत जग चुका है। ये एक प्लान था, ये भगत सिंह का एक प्लान था। ये प्लान ये था कि भगत सिंह कितनों भी आवाज़ उठा रहे थे, कोई क्रांतिकारी युवा उसके साथ नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने अपना त्याग दे करके उन्होंने कहा कि मैं जब अपना गिरफ्तारी दूंगा और बम विस्फोट करूंगा तो कई न्यूज़ चैनल्स और कई न्यूज़पेपर में ये बात आएंगी, ये खबरें छपेगी और इससे युवा प्रेरित होकर के क्या करेंगे, देश के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार होंगे, देश के लिए आगे बढ़ेंगे। और ऐसा ही हुआ जब उन्होंने बम असेंबली में बटुकेश्वर दत्त के साथ बम फेंका उस असेंबली में, भरी असेंबली में, तो वहाँ किसी को कोई क्षति नहीं हुई। बस वहाँ पर उन्होंने यह नारा दिया और जितने भी वहाँ मीडिया कर्मी थे उनको अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए लेख लिखवा दिया। उन्होंने नारा देते हुए कहा कि साम्राज्यवाद खत्म करो, साथ में ये भी कहा इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद खत्म करो। इस नीति के तहत उन्होंने क्या किया, कई पर्चे फेंके और अंग्रेजी साम्राज्य का पूरा विरोध कर दिया, जिसके बाद उन्हें जेल में रखा गया। 2 साल तक वो जेल के अंदर रहे, लगभग 2 साल, आप कह सकते हैं 1 साल 350 दिन के, सॉरी 1 साल, आप कह सकते हैं कि 1 साल 250 दिन उन्हें जेल में रखा गया, लेकिन इसे हम लगभग 2 साल मान के चलेंगे। 2 साल उन्हें जेल में रखा गया और जेल में रखने के बाद उन्होंने जेल में जो भी क्रूरता हो रही थी कैदियों के साथ, उनका बहिष्कार किया। इसके लिए उन्होंने भूख हड़ताल किया, क्योंकि कैदियों को इंसान के जैसा खाना नहीं मिल रहा था, उन्हें मारा जाता था, उनके साथ बहुत बदतमीजी किया जाता था, उनका बहिष्कार किया जाता था, लगातार उनके साथ प्रताड़ना जैसा भावना रखा था। और इसीलिए उन्होंने भूख हड़ताल किया और भूख हड़ताल करने के दौरान ही उनके मित्र थे यतीन्द्र दास जी, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु होने के बाद ये उग्र हो जाता है पूरा माहौल, जिसको अंग्रेज देखते हुए क्या करते हैं, जितने भी अपने गलत नीतियाँ थी उनको बदलते हैं और जितने भी वहाँ कैदी थे उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, जब अंग्रेज सब पकड़े थे भगत सिंह को असेंबली में, ठीक है, जहाँ उन्होंने बम विस्फोट किया था, तो भगत सिंह के पास एक पिस्टल मिला था और उस वही रिवॉल्वर में जो गोलियां थी, वही गोलियां उन्हें जेपी सैंडरसन के बॉडी से मिला था। तो इससे यह पता चल जाता है कि भगत सिंह ने क्या किया था, भगत सिंह ने ही गोली मारा था, किसको, जेपी सैंडरसन को। तो भगत सिंह के खिलाफ 2 व्यक्तियों ने गवाही भी दी थी, जो शोभा सिंह और सादी सिंह, ये 2 व्यक्ति थे जो उस असेंबली में शामिल थे और उन पर शक के आधार पर उन्हें पकड़ लिया जाता है और उनके साथ कई क्रांतिकारियों को वहाँ पकड़ के रखा जाता है और उन्हें काफ़ी यातनाएं दी जाती, काफ़ी मारा पीटा जाता है। भगत सिंह चूं तक नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें तो बलिदान देना ही है। और जब ये सिद्ध हो जाता है कि भगत सिंह ने जेपी सैंडरसन को मारा है, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। इसकी सज़ा का डेट रहता है 26 अगस्त 1930 को और इस 26 अगस्त 1930 को कोर्ट ये फैसला करता है कि इन्हें कुछ धाराएं दी जाती है, जिसमें धारा 129, धारा 120, धारा 4, धारा 6F और धारा 302 के तहत मौत की सज़ा सुनाई जाती है। ये तीनों सुन करके बहुत हंसने लगते हैं। पूरे असेंबली में क्रांतिकारियों की ठहाके गूंजते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि चलो आ गया हमारा समय भारत माँ के चरणों में अपना शीश को निछावर करने के लिए। वो बहुत खुश होकर के इस जो भी जजमेंट था इसको स्वीकारते हैं और इस जजमेंट के तहत वो क्या करते हैं, जेल में बंदी बना लिए जाते हैं और अपनी मृत्यु की तारीख, वो तारीख था 23 मार्च 1931 का इंतजार करते हैं। और 23 मार्च 1931, देखिए डेट कुछ अलग था, ठीक है, ये डेट अंग्रेजों का कुछ अलग था, लेकिन अंग्रेज जान गए थे कि जब भगत सिंह को फांसी मिल गया है तो उसका विरोध बहुत ज़्यादा होगा और युवा जो है अंग्रेजों को छोड़ेंगे नहीं, उस पूरे जेल को खंडहर बना देंगे और भगत सिंह को बचा लेंगे। इसलिए अंग्रेजों ने डर के 23 मार्च 1931 को 7:30 बजे उन्हें फांसी दे दिया और फांसी देने के बाद उन्हें टुकड़े टुकड़े में बोरों में भर के भिगवा दिया। कहाँ, फिरोजनगर एक जगह था जो सतलज नदी के किनारे पड़ता है, वहाँ पर उन्हें जलाने लगा केरोसिन तेल से। आसपास के गांव वाले लोगों ने जब इस चीज़ को देखा तो वो भड़क उठे और वो उसे बचाने के लिए चल दिए, उनके लाश को, उनके डेड बॉडीज़ को बचाने के लिए चल दिए। इसे देख के अंग्रेजों ने क्या किया, सतलज नदी में उनके बॉडी को फेंक दिया, लेकिन बाद में गांव वालों ने उसे बाहर निकाल के उनका विधि विधान से दाह संस्कार किया। देखिए भगत सिंह जो थे वो साफ तौर पर अंग्रेजों के खिलाफ तो थे ही, साथ ही साथ वे उन लोगों के खिलाफ थे जो भारतीय होकर भी अंग्रेजों का साथ देते थे, जो भारतीय होकर के अंग्रेजों का साथ देते थे वो उनके भी खिलाफ थे। इसलिए उन्हें आप बोल सकते हैं कि वो एक अलग ही दिमाग के लोग थे,
वे नास्तिक मानते थे खुद को। वो बोलते थे कि देखिए दुनिया में सबसे बड़ा धर्म जो है वो इंसानियत है, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। इसलिए वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बीच कोई भेदभाव नहीं रखते थे। अरे उन्होंने तो मरने से पहले अपने भाई को एक पत्र लिखा, उनके भाई का नाम करतार था, और उन्हें एक पत्र लिख के बोला कि क्या अब मेरे मरने के बाद दूसरा भगत सिंह पैदा होगा। और इस बात को सुनकर उसके भाई जो था उसने और आंदोलन को मजबूत कर दिया। दूसरा एक और लेटर लिखा था उन्होंने, भगत सिंह ने, अंग्रेजी सरकार को, कि देखो मेरे मरने के बाद मेरे माथे पर एक गोली मारना, ताकि लोगों को यह लगे कि ये आज़ादी के कारण मरा है, इसे अंग्रेज़ों ने मारा है आज़ादी के कारण। लेकिन यह मांग उसकी पूरी नहीं होती है। उसके बाद देखिए इनके जो वार्डनर थे, जो जहाँ पर जो जेलर थे, जो जेलर थे इनके जेल में इनको रखा गया, तो उसका जो मेन जेलर होता है उनका नाम था चरत सिंह, जो इनकी काफ़ी सहायता करते थे। और भगत सिंह के मरने के बाद वो अपने बैरक में जाकर फूट फूट करके रोए थे, और पूरा जेल में जितने कैदी थे वो भी बहुत रोए थे, क्योंकि भगत सिंह को पहली बार ऐसी फांसी दी गई थी जिसकी सज़ा नहीं थी मौत। और ये सज़ा को सुन करके लोग स्तंभ हो गए थे, लोगों में आक्रोश बढ़ रहा था। और जब भगत सिंह मरे तो भगत सिंह की लाश को भी उनकी मां को देखने को नहीं दिया गया था। देखिए आज की युवा को ये सीखना होगा, ये जानना होगा कि एक लड़का था जो अपने देश की आज़ादी के लिए अपने बाप माँ, अपने घर, अपने विवाह को छोड़ के आ गया था। उन्होंने 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 22 वर्ष की उम्र में अपना जीवन को देश के लिए निछावर करने का फैसला लिया। वे अपनी लगी हुई विवाह को छोड़ करके निकल के आ गए थे चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, उनके जो गदर दल था उसमें शामिल होने के लिए। उन्होंने मोमबत्ती के आग में अपने हाथों को इस तरह रखा और कसम खाया कि मैं देश के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। इस चीज़ को चंद्रशेखर देख करके बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपने साथ मिला लिया। देखिए भगत सिंह जो थे उनको बचाने के लिए महात्मा गांधी, उसके बाद आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर मदन मोहन मालवीय ने कई याचिकाएँ दी अंग्रेज़ों को, कई लेटर्स लिखे, लेकिन उनके लेटर्स को नकार दिया गया था। महात्मा गांधी उस समय दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए जा रहे थे, और उस गोलमेज सम्मेलन में अगर वो चाहते तो ये मांग रख सकते थे कि जब तक भगत सिंह को माफ़ी नहीं मिलेगी, जो फांसी की सज़ा है, तब तक हम लोग इसको करेंगे नहीं। लेकिन वो उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब नहीं किया, इसका कोई पर्सनल कारण होगा उनके साथ, लेकिन वो उन्हें बचाना चाहते थे। बाद में लोगों ने महात्मा गांधी को बहुत खरी खोटी सुनाई। महात्मा गांधी के कई सभाओं में उनके खिलाफ नारे लगाए गए, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि मैंने प्रयास किया, लेकिन अंग्रेज मानने को तैयार नहीं थे। और अगर उस समय भगत सिंह को माफ़ीनामा मिल जाता ना, तो भगत सिंह एक आग की तरह बढ़ता, जो पूरे देश में युवाओं को एकजुट करके कब का आज़ादी दिलवा देती थी। तो देखिए इस तरह से हम लोग आज क्या जाने कि किस तरह से भगत सिंह ने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान किया, अपने देश के लिए अपना बलिदान दिया। तो आशा करते हैं कि आपको सभी तरह के पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।